हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बोहर का परमाणु मॉडल। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को पूर्णतः डिस्कस कर लिया था और अब हम बोहर का परमाणु मॉडल स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। क्लास 11 की केमिस्ट्री में इस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इस टॉपिक को मैं लगभग 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। अगर आप इस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हो और इससे पहले वाली वीडियो आपने मेरी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप पहले जरूर देख लीजिएगा। वो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो पहले आप उसको जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं बोहर का परमाणु मॉडल। देखिए, जो हमारे रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने जब अपना मॉडल दिया था तो उसमें बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स पाई गई थी और उन शॉर्टकमिंग को दूर करने के लिए बोहर ने, जिनका पूरा नाम था नील्स बोर ने सन 1913 में अपना परमाणु मॉडल दिया था। और इस परमाणु मॉडल की सहायता से उन्होंने जो रदरफोर्ड की 3 कमियां थी कि मैक्सवेल थ्योरी की व्याख्या नहीं कर सके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सके थे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो नहीं समझा सके। ये जो 3 शॉर्टकमिंग थी, इनको उन्होंने अपने मॉडल की सहायता से काफी हद तक दूर कर दिया था। तो आइए इस मॉडल को हम समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर कर दीजिए जो भी क्लास 11th में है, क्योंकि इससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आइए स्टार्ट करते हैं एक बार। तो देखिए, आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा पहला पॉइंट था, जो नील्स बोर ने बताया था, वो उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर उपस्थित प्रत्येक कक्षाओं में घूमते हैं। तो क्या बताया उन्होंने? बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर उपस्थित वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। यानी नील्स बोर कहते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है, इतना तो रदरफोर्ड ने बताया था, और इसके चारों ओर एम्प्टी स्पेस है। तो बोर कहते हैं कि इस न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, यानी वृत्ताकार पथ होते हैं। और इन पथों में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। मतलब ये कक्षाएं होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन को मैं माइनस से शो कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इनमें रिवोल्यूशन करते हैं। तो ये उन्होंने बताया। अब ये बात रदरफोर्ड ने नहीं बताई थी। क्या कहा मैंने? ये बात रदरफोर्ड ने नहीं बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में गति करते हैं। इस बात को रदरफोर्ड ने बिल्कुल भी नहीं बताया था। ये बात नील्स बोर ने बताई। और नील्स बोर ने कहा कि इन कक्षाओं को हम क्या बोलते हैं? इन कक्षाओं को हम के, एल, एम, एन इस तरीके से बोलते हैं। मतलब के कौन सी कक्षा होगी? जो न्यूक्लियस हमारा ये है, न्यूक्लियस के सबसे पास वाली सेल को हम क्या बोलेंगे? के शेल बोलेंगे, यानी कक्षा के बोलेंगे। अब जो के से बाहर वाली है, यानी ये वाली तो हो गई हमारी के और ये वाली हो गई एन, और फिर उससे बाहर वाली को हम बोलेंगे एम। ऐसे ही एन, ओ, ऐसे हमारी क्या होती है? सेल्स होती हैं। या इन सेल्स को हम ऐसे सिंबल से डिनोट ना करके नंबर से डिनोट कर सकते हैं। के को 1 से, एल को 2 से, एम को 3 से, एन को 4 से, इस तरीके से। बस ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियस के पास से क्रम को शुरू करना है, ना कि आप बाहर से के एलिमेंट बोलेंगे। न्यूक्लियस के पास से के, फिर बाहर वाली एल, फिर और बाहर वाली एम, इस तरीके से। और जो सबसे बाहर वाली कक्षा होगी उसको क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट सेल, यानी सबसे बाह्यतम कक्षा। और जो बाह्यतम कक्षा, यानी जो सबसे बाह्यतम कक्षा है, सबसे आउटर मोस्ट है एटम में, उससे जो पहले वाली होगी उसको आप क्या बोलोगे? पेनल्टीमेट सेल, यानी उपांतिम कक्षा। एक बात और इस शब्द को आप सुन लीजिए कि जो सबसे बाहर वाली कक्षा होती है एटम में, उसको आप क्या बोलते हो? आउटर मोस्ट सेल, यानी सबसे बाह्यतम कक्षा। और जो उससे पहले वाली होती है, जस्ट उससे पहले वाली, उसको क्या बोलते हो? पेनल्टीमेट सेल, यानी उपांतिम कक्षा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पता लगा कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर उपस्थित वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। इन कक्षाओं को हम लोग के एलिमेंट से डिनोट करते हैं। के एलिमेंट यानी न्यूक्लियस के पास से स्टार्ट करने हैं आपको,
सिंबल, या फिर आप इनको 1 2 3 4 से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम पॉइंट 2 को समझते हैं। अब रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी थी। अब नील्स बोहर क्या कहते हैं, नील्स बोहर कहते हैं सेकंड पॉइंट में कि आपके पास कोई भी शेल है, मान लीजिए आपके पास के शेल है, फिर एल है, फिर एम है, फिर एन है। अब इन शेल के लिए आप एक वैल्यू को डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं एन, स्मॉल एन से हम उसको डिनोट करते हैं। अब इस स्मॉल एन की वैल्यू हर शेल के लिए अलग अलग होती है। के लिए क्या होगी 1 होगी, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4। तो ये क्या होती है, हर शेल की वैल्यू होती है, एन की वैल्यू होती है हर शेल के लिए। ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याएं आगे से चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल अभी आप इतना याद रखिए कि इस एन की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, अब नील्स बोर कहते हैं कि एक फॉर्मूला है 2n², 2n², वो इन सभी शेल के लिए लागू है। अगर आपको किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने हैं कि किसी भी कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल लोगे। कैसे, देखिए, अगर आपको के शेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आप क्या करोगे, आप इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू रख दोगे, 2 × 1 की स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ऐसे ही इसके लिए एन की वैल्यू 2 है तो इसी में रख दोगे 2 × 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 18, यहाँ पर 32। तो 2 8 18 32, ये क्या है, इन सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये भी बात नील्स बोर ने बताई। अब यहीं से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन को समझाया कि सेल्स में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो के शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। इस तरीके से उन्होंने बताया, और इनकी सहायता से आप किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। और उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी शेल के अंदर, हाँ, जो एटम की हमारी आउटर मोस्ट सेल होती है, जो एटम की आउटर मोस्ट सेल होती है, एटम की आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। नील्स बोर ने ये भी बताया कि जो एटम की आउटर मोस्ट सेल होगी उसके अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगी। और इन नियमों के आधार पर इन्होंने क्या समझा दिया, इलेक्ट्रॉन का वितरण समझा दिया, जिसको रदरफोर्ड नहीं समझा पाए थे। यानी रदरफोर्ड की एक कमी को उन्होंने यहाँ पर दूर कर दिया, क्या कि रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर नील्स बोर ने क्या किया, सभी शेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिए, और एक ये रूल बताया कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्लेन किया। तो रदरफोर्ड की एक कमी तो यहाँ पर दूर हो गई। ठीक है, अब हम रदरफोर्ड की एक और शॉर्ट कमिंग थी, मैक्सवेल थ्योरी का एक्सप्लेनेशन, उसको भी इन्होंने दूर किया। अगर आप बोर के मॉडल को रदरफोर्ड से कनेक्ट करते हुए पढ़ोगे तो आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। तो थर्ड पॉइंट क्या है, तो जो थर्ड पॉइंट था बोर के मॉडल का वो क्या था। अब यहां से उन्होंने रदरफोर्ड की एक शॉर्ट कमिंग को दूर किया। दरअसल मैक्सवेल की थ्योरी मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई हमारे पास एक्स रिलेटेड चार्ज पार्टिकल होता है तो अगर हम उसको न्यूक्लियस के चारों ओर, जैसे इलेक्ट्रॉन है एक त्वरित आवेशित कण यानी एक्स रिलेटेड चार्ज पार्टिकल है, और वो जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में अपनी एनर्जी का लॉस करता है, और धीरे धीरे उसके जो पथ की त्रिज्या है वो बढ़ती जाएगी और वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, एटम का एग्जिस्टेंस खत्म। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब इस सवाल का जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाए, तो इस सवाल का जो जवाब था वो किसने दिया, वो बोहर ने दिया। बोहर क्या कहते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की भी कुछ ना कुछ क्या होती है, एनर्जी। ठीक है, और एक हमारे पास होती है शेल, जिसको मैंने आपको बताया नहीं कक्षाएं, उसकी भी क्या होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की भी अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है और शेल की भी अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर मैं शेल की एनर्जी के बराबर कर दूं, देखिए जो हमारी शेल होती है, शेल की एनर्जी फिक्स होती है, के शेल है, के की एनर्जी फिक्स होगी, एल की अपनी जगह फिक्स होगी, एम की अपनी जगह, एन की अपनी जगह, यानी शेल की एनर्जी को चेंज आप नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को चेंज कर सकता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को
अवशोषित भी कर सकता है, मतलब अपनी ऊर्जा बढ़ा भी सकता है, अपनी ऊर्जा घटा भी सकता है। तो अगर मैं कहूं कि किसी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो किसी सेल के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन उस सेल में गति करेगा। मतलब मैं यहां से कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ पर न्यूक्लियस है और ये हमारी एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई। मान लीजिए जो ये सेल है ये हमारी क्या है, के है, और ये सेल क्या है, ये एल है। मान लीजिए जो एल सेल है, एल सेल की मैं एनर्जी की बात करूं यहाँ पर, वो यहाँ पर मैंने मान लिया एक्स जूल है। कितनी है, मान लो एक्स जूल है। अब इस एल सेल में मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा है, क्या हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन की जो मैंने एनर्जी मानी वो भी मैंने मान लो एक्स जूल है, तो सेल की भी एनर्जी एक्स जूल ही है, और जो इस सेल में इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा है उसकी भी एनर्जी एक्स जूल ही है। मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा के बराबर ऊर्जा वाली शेल में क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, गति कर रहा है। अब यही बात बोर ने बताई कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी ऊर्जा के बराबर ऊर्जा वाली शेल में गति करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा करते हैं तो वो किसी भी फॉर्म में एनर्जी का इमिशन नहीं करते। जबकि मैक्सवेल कहते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में एनर्जी का क्या करेगा, लॉस करेगा। लेकिन बोर कहते हैं कि नहीं यार, ऐसा नहीं होता। जो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी शेल की एनर्जी के बराबर है और वो इलेक्ट्रॉन उसी शेल में घूम रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के बराबर वाली एनर्जी की शेल में घूम रहा है, तो वो किसी भी फॉर्म में एनर्जी का इमिशन नहीं करेगा, विद्युत जो आपकी ऊर्जा है मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन इसमें स्टेबल से घूमता रहेगा। ठीक है। अब ऐसे ही हर सेल में मान लीजिए के की कुछ एनर्जी है और के में भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन के में रिवोल्यूशन कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस के सेल की एनर्जी के इक्वल होगी, तभी वो उसमें रिवोल्यूशन कर रहा है। ठीक है। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब अपनी ऊर्जा के बराबर ऊर्जा वाली शेल में गति करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में एनर्जी का इमिशन नहीं करते, और इसलिए इलेक्ट्रॉन की पथ की त्रिज्या भी नहीं घटेगी, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आकर के उसमें मिलेगा भी नहीं, और परमाणु स्टेबल बना रहेगा। यानी जो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बात बताई थी, दुनिया स्टेबल है, वो इसीलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा के बराबर ऊर्जा वाली शेल में घूमते हैं। ठीक है, अपनी ऊर्जा के बराबर ऊर्जा वाली शेल में घूमते हैं, और इसलिए वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, और एटम स्टेबल रहता है। तो यहां से जो मैक्सवेल की थ्योरी है उसका एक्सप्लेनेशन नील्स बोर ने दे दिया था। तो यहां से मैक्सवेल की थ्योरी का एक्सप्लेनेशन नील्स बोर ने दे दिया था। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। चलिए, अब रदरफोर्ड की दो कमी तो यहाँ पर दूर हो गई। क्या, एक तो मैक्सवेल की थ्योरी का एक्सप्लेनेशन, और एक क्या था, एक था हम लोगों का इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन 3 पॉइंट को आप जो तो नोट कर लें बोर मॉडल के, और अगर किसी को तीसरा पॉइंट समझ में ना आया हो तो मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ कि सीधी सी बात यह है, मैक्सवेल तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ क्या करता है, अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करना चाहिए उसको, और नाभिक में मिल जाना चाहिए, और परमाणु खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन रदरफोर्ड इसका आंसर नहीं दे पाए। अब 1913 में बोर ने क्या कहा कि परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी अपनी ऊर्जा के बराबर ऊर्जा वाली कक्षा में गति करते हैं, और इसलिए वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा के बराबर ऊर्जा वाली कक्षा में गति कर रहा है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन अगर इस पथ पर घूम रहा है, इस वाली रेडियस में घूम रहा है, तो ऐसे ही घूमता रहेगा, नाभिक के पास बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहां से मैक्सवेल की थ्योरी एक्सप्लेन होती है बिल्कुल। अब नेक्स्ट वन पढ़ते हैं। अब जो इनकी तीसरी कमी थी रदरफोर्ड की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक अलग ही टॉपिक है तो बोर के मॉडल के अंतर्गत ही, लेकिन उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको इनके और पॉइंट्स पढ़ा देता हूँ। तो जो फोर्थ पॉइंट था वो क्या था, जो नील्स बोर थे, नील्स बोर ने ये बताया कि जो हमारे पास परमाणु है, परमाणु की जो कोई भी कक्षा है उस कक्षा की ऊर्जा हम लोग कैसे निकालेंगे। नील्स बोर ने क्या बताया, नील्स बोर ने बताया कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एटम है, इस तरीके से अगर आपसे बोल दिया जाए रैंडमली किसी भी शेल की एनर्जी निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू माइनस के 1312 बटे n स्क्वायर किलोजूल पर मोल। तो क्या बताया उन्होंने, बताया
कि E इज इक्वल टू माइनस के 1312 बटे एन स्क्वायर। तो बोहर ने क्या बताया कि किसी भी सेल की अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को लगाओगे माइनस के 1312 बटे एन स्क्वायर, और यूनिट क्या होगी, किलो जूल प्रति मोल, ये यूनिट आएगी। मान लीजिए आपके पास कोई एटम है, इसमें बहुत सारी सेल्स हैं और किसी भी सेल की आपको एनर्जी निकालने के लिए बोल दिया जाए तो ये फॉर्मूला रहेगा सीधा। और एन क्या है यहाँ पर, एन उस सेल के लिए वो नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या है। अगर के बोल दिया तो 1 रख दो, एल बोल दिया तो 2 रख दो, एम बोल दिया तो 3 रख दो, इस तरीके से एन बोल दिया तो 4 रख दो। ऐसे आप लोग क्या रख सकते हो यहाँ पर एन की वैल्यू। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह आपको आंसर में रखना पड़ेगा, जो आपका आंसर आएगा उसमें आप माइनस चिन्ह रखोगे। माइनस चिन्ह को आपको यहाँ पर हटाना नहीं है, यहाँ पर माइनस चिन्ह रखना जरूरी है। और माइनस चिन्ह यहाँ पर आता क्यों है, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसको मैं आपको आगे किसी वीडियो में बताऊंगा जरूर। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक पे यहाँ पर स्टार्ट करूँ तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, बोहर ने एक और बात बताई। बोहर ने बताया कि अगर आपको किसी भी रेडियस की किसी भी जो ऑर्बिट है यानी शेल है, शेल को हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं, उसकी त्रिज्या पूछी जाए, उसकी त्रिज्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप कैसे निकालोगे। देखो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R नोट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये एक फॉर्मूला है। अगर आपको किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो फॉर्मूला लग जाएगा R इज इक्वल टू R नोट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अब यहाँ पर जो आपका R नोट है, इस R नोट की वैल्यू क्या है वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर R नोट क्या है, यहाँ पर R नोट एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। पहले आप देखिए यहाँ पर आपको क्या रखना है, यहाँ पर आपको रखना है एटॉमिक नंबर। यहाँ पर आप क्या रखोगे, ये वाली वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, जिस सेल के लिए बोला जाए उस सेल के लिए आप लोग यहाँ पर ही नंबर रख देंगे। और ध्यान रखिएगा ये वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी, क्योंकि त्रिज्या कभी माइनस की नहीं होती। और आर यहाँ पर क्या आएगी, रेडियस आएगी। और ये जो आपकी पूरी वैल्यू आएगी ये पीएम में आएगी। पीएम मतलब पिकोमीटर, एटॉमिक रेडियस को फाइंड करने की एक यूनिट है पिकोमीटर। और आर नोट की वैल्यू यहाँ पर मैं आपको बता दूं 52.9 पिकोमीटर होती है। 52.9 पिकोमीटर होती है यहाँ पर आपके लिए आर नोट की वैल्यू। दोबारा सुन लीजिए, 52.9 पिकोमीटर। अगर आप इसको पिकोमीटर में रखोगे तो ये पूरी वैल्यू भी आपके पास पिकोमीटर में ही आएगी, जो आपकी वैल्यू आएगी। अब एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जो ये आपका सूत्र है किसके लिए लागू होता है। देखिए ये आपका ऐसे एटम्स के लिए लागू होता है जो हाइड्रोजन के जैसे हो। मतलब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या विशेषता है, हाइड्रोजन में विशेषता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें विशेषता है। तो अभी ऐसे ही एटम्स के लिए लागू होगा जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हीलियम हो गया, हीलियम में वैसे तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर मैं उसका एक निकाल दूं इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और एटॉमिक नंबर 2, यानी इसके लिए लागू है। और इसके लिए भी लागू है, इसके लिए भी लागू है, क्योंकि लिथियम पर 2 प्लस चार्ज होता है, हीलियम पर प्लस और हाइड्रोजन पर तो कोई चार्ज यहाँ पर होता ही नहीं। इन तीनों में एक इलेक्ट्रॉन ही है। वैसे तो हीलियम में 2 होते हैं, लेकिन 1 प्लस लगने का मतलब है अब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। और लिथियम में 3 होते हैं, लेकिन 2 प्लस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसलिए यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो इस टाइप के स्पीसीज के लिए फॉर्मूला आपका लगता है। आर नोट की वैल्यू आप 52.9 पिकोमीटर रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको छठा पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूंगा। जो छठा पॉइंट है वो है बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध। बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध, देखिए वो क्या है, MBR इज इक्वल टू NH/2π। ये क्या है आप लोगों का, बोहर का क्वांटीकरण कंडीशन है, बोहर की क्वांटीकरण कंडीशन या क्वांटीकरण प्रतिबंध आप लोग इसको बोल सकते हो। तो बोहर क्या कहते हैं कि जो MBR है आपका कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, ठीक है, MBR क्या आपका कोणीय संवेग है। और NH/2π है, NH/2π आपका उस कोणीय संवेग की वैल्यू है। ठीक है ना, उस कोणीय संवेग की वैल्यू, मतलब ये कोणीय संवेग हो गया और ये इसकी वैल्यू हो गई। ये कोणीय संवेग को लिखने का एक मॉडर्न तरीका है, और MBR क्या है, कोणीय संवेग को लिखने का एक ओल्ड कंसेप्ट है, ओल्ड तरीका है।
लेकिन है दोनों कोणीय संवेगी, इसलिए हमने इनको बराबर रख दिया। तो ये भी आपका वैसे कोणीय संवेगी है। तो इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध या बोहर की क्वांटीकरण शर्त, इसको बोलते हैं। और एच यहाँ पर क्या है, एच यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, इसको हम प्लांक का नियतांक बोलते हैं। उसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, जेएस यानी जूल सेकंड। और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। और पाई की वैल्यू आप लोग जानते हो 3.14। अगर आपको क्वेश्चन में 22.7 दिया गया है तो आप उसको यूज कीजिएगा। और जो n है आपका, n मैंने आपको बता रखा है मुख्य क्वांटम संख्या है, k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3, इस तरीके से। और यहाँ पर आप लोग इसको रखिएगा और आपका आंसर MBR का निकल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध। अब तक 3 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। अब अगला पॉइंट देखते हैं बोहर के मॉडल में क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, ये नेक्स्ट पॉइंट है बोहर के मॉडल का, कि जो बोहर है, बोहर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा के बराबर ऊर्जा वाली कक्षा में घूमता है। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि कक्षा की ऊर्जा तो निश्चित होती है, उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चेंजेबल है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बढ़ा भी सकता है अपनी ऊर्जा को अवशोषित करके, और ऊर्जा का अवशोषण करके ऊर्जा को घटा भी सकता है। ठीक है, तो एक बार इस पॉइंट को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एटम है इस तरीके से, यहाँ पर ये इसमें सेल्स हैं, और मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए इसमें 2 सेल हैं, आप लोग ऐसा मानिए। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, के बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे एन, या फिर इसको 1 भी बोल सकते हैं, इसको 2 भी, संख्याओं के अनुसार। अब मान लीजिए जो ये सेल है, इस सेल की एनर्जी फिक्स है E1 और इस सेल की एनर्जी फिक्स है E2। ठीक है, अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इस सेल में है, 1 वाली सेल में, किसमें है, 1 वाली सेल में है, तो उसकी एनर्जी भी कितनी होगी, E1 होगी। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है E1 वाली सेल में, तो उसकी एनर्जी भी कितनी होगी, E1 ही होगी। सॉरी, उसकी एनर्जी भी कितनी होगी, हाँ E1 ही होगी। तो अगर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है अभी हमारा वो K सेल में है, तो उसकी एनर्जी कितनी है, E1 है। अब अगर उसको मैं आपसे कह दूं कि उसको E2 में जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको E2 में जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो E2 में जाने के लिए उसको अपनी एनर्जी E1 से E2 करनी पड़ेगी, यानी इंक्रीजमेंट करना पड़ेगा। उसको अपनी एनर्जी E1 से E2 करनी पड़ेगी, यानी इंक्रीजमेंट करना पड़ेगा 100%। अब जब वो अपनी एनर्जी E1 से E2 करेगा, यानी एनर्जी में चेंज आएगा। मान लो कि वो इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी E1 से E2 करी और वो यहाँ पर कूद गया, सेकंड सेल में कूद गया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जंप, इलेक्ट्रॉन का कूदना। जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने उस एनर्जी लेवल में नहीं रहता, उस सेल में नहीं रहता जो उसकी पहली थी। अब जितनी नई एनर्जी आ गई है, तो जो अब टोटल एनर्जी बनी E2, जो उसकी टोटल एनर्जी बनी E2, अब वो उस वाली सेल में कूद जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन किसमें कूद गया, अब इलेक्ट्रॉन E2 वाली सेल में कूद गया। अब एटम किसी स्टेट में आ गया, अब एटम उत्सर्जित उत्तेजित अवस्था में आ गया। परमाणु की इस अवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तेजित अवस्था बोलते हैं, यानी एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके नेक्स्ट वाली सेल में कूद जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था बोलते हैं। अब E1 से E2 तक जाने के लिए इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी को क्या किया होगा, गेन किया होगा, मतलब E1 में कुछ एनर्जी को ऐड किया होगा। मान लीजिए E1 में डेल्टा E एनर्जी जुड़ी और क्या हो गया, वो E2 हो गया। यानी यहां से और यहाँ के बीच एनर्जी का डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ के बीच एनर्जी का डिफरेंस आया होगा आपका E2 माइनस E1, इसको हम उधर माइनस में लेके, तो ये आपका क्या है, एनर्जी का डिफरेंस है। ठीक है, ये आपका क्या है, एनर्जी का डिफरेंस है। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इंटू न्यू। ये आप ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। H क्या है हमारा, वही प्लांक का नियतांक है, और न्यू क्या है, न्यू को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं, न्यू को हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। देखो, एक तो होता है V, एक होता है न्यू, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, इसको न्यू बोलते हैं, न्यू। तो E इज इक्वल टू H न्यू क्या होता है, हमारा एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब इन्हीं फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए, जो हमारे पास E2 है, E2 के लिए कितना लगेगा, H इंटू न्यू 2 माइनस
H इंटू न्यू1। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि H दोनों जगह सेम रहेगा, H1 H2 आप नहीं करेंगे क्योंकि H कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा सेम ही रहता है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास डेल्टा E है। तो यानी यहाँ पर आप लोग इसको रख सकते हो, ये फॉर्मूले की एक सेकंड फॉर्म बन गई। या फिर आप लोग इसको भी लिख सकते हो H इंटू न्यू, इसको हम लोग H इंटू न्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया। फिर आप इसको छोड़ दीजिए, इस फॉर्मूले को आप लोग ना भी लिखिए, केवल इंपॉर्टेंस जो है ना फॉर्मूले की वो यहीं तक है, डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1। दोबारा एक बार इस पूरी झंझट को समझिए कि जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो पहले E1 एनर्जी की सेल में था, मतलब उसकी एनर्जी पहले कितनी थी E1 थी। अब उसने डेल्टा E एनर्जी को गेन कर लिया, डेल्टा E एनर्जी को गेन कर लिया और उससे वहां रहा नहीं गया और वो कूद गया अपने नेक्स्ट सेल में, यानी जिसकी एनर्जी E2 थी वो उसमें कूद गया। चलो अब परमाणु की इस अवस्था को क्या बोला गया, जब वो कूद गया उसको बोला गया उत्तेजित अवस्था। और एनर्जी का डिफरेंस कितना है, यहां से आगे भी एनर्जी का डिफरेंस कितना है, डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1 आया, डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ये एनर्जी का डिफरेंस आया। जो यूनिट E1 E2 की होगी वो किसकी होगी, वही होगी डेल्टा E की। अब केवल आप इतना याद रखिए कि E का फॉर्मूला होता है H इंटू न्यू, बस न्यू आवर्ती होती है, H होता है आपका कूलम्ब का नियतांक। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे ही नेक्स्ट सेल में जाएगा तो वो वहां से वापस भी आएगा, वहां से क्या आएगा, वहां से वो वापस भी आएगा 100%। अब जब वो वहां से वापस आएगा तो कितने समय में वापस आएगा, तो लिख लीजिए 10 की घात माइनस के 8 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन वहां पर केवल 10 की घात माइनस के 8 सेकेंड तक रुकेगा, उसके बाद वापस अपनी उसी सेल में आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है जब वापस दूसरी सेल से पहली सेल में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, कम करेगा। क्या करेगा, एनर्जी को कम करेगा। कितनी कम करेगा, डेल्टा ई ही कम करेगा। लेकिन अब की बार क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। पहली बार तो एब्जॉर्ब की थी, ली थी, लेकिन अब की बार उत्सर्जित करेगा, वापस फेंक देगा। और किसी फॉर्म में फेंक देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। जबकि मैक्सवेल क्या कहते हैं, मैक्सवेल कहते हैं नहीं, इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म्स में क्या करता है, एनर्जी को इमिट करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, देखो जिसमें गया था उसको बोला हमने उच्च ऊर्जा स्तर, जिसमें पहले वो था उसको हमने बोला निम्न ऊर्जा स्तर। तो जब उच्च से निम्न में आएगा, वापस कूदेगा, बैक जंप करेगा, तो कितने समय में करेगा, कूद कर जब वो वहां पर जाएगा तो केवल 10 की घात माइनस के 8 सेकंड के लिए वो वहां पर रुकेगा। यानी इतना छोटा सा समय, केवल इतने समय के लिए वहां पर रुकेगा, उसके बाद तुरंत वापस आ जाएगा कहां पर, अपनी E1 वाली शेल में। तो ये उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ऊर्जांतर निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट मैंने आपको क्यों समझाया, ताकि आप ऊर्जांतर को निकाल सको। और जब वो वापस आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में अपनी एनर्जी को इमिट करेगा। अब एक और पॉइंट है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, समझिए कि इलेक्ट्रॉन की चाल यानी इलेक्ट्रॉन की गति। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है और वो किसी सेल में गति कर रहा है, तो उस सेल में आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कैसे निकाल सकते हो, वो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा मीटर प्रति सेकंड में। तो इलेक्ट्रॉन की गति को आप लोग कैसे निकालोगे, मान लो किसी सेल में आपको निकालनी है, तो आप क्या करोगे, V0 इंटू Z/n, ये फॉर्मूला हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। V इज इक्वल टू V0 इंटू Z/n, ये फॉर्मूला है। Z यहाँ पर एटॉमिक नंबर रखना है आपको उसी एटम का। n क्या है, n यहाँ पर आपको जिस सेल में निकलवा रहा है उसका मुख्य क्वांटम संख्या रखनी है। और V वो आंसर निकल करके आएगा। और V0 क्या है, V0 यहाँ पर जैसे R0 था ऐसे ही नियतांक है। R0 की वैल्यू क्या थी, 52.9 पिकोमीटर। V0 की वैल्यू ध्यान से सुन लीजिए, 2.18 गुना 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर इसको मीटर प्रति सेकंड में रखा है, इसलिए आंसर भी मीटर प्रति सेकंड में ही आएगा। वहां पर हम लोगों ने
आर नोट को पिकोमीटर में रखा था, इसलिए आंसर भी पिकोमीटर में आया, लेकिन यहाँ पर इसको मीटर प्रति सेकंड में रखा है, इसलिए आंसर भी मीटर प्रति सेकंड में ही आने वाला है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके बोहर के मॉडल का। अब बोहर के मॉडल ने रदरफोर्ड के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी करी थी, लेकिन वो कैसे करी थी, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पूरा टॉपिक है, उसके अंतर्गत मैं आपको कल पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करूंगा, और फिर उससे नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगा, रदरफोर्ड के जो बोहर है उनके परमाणु मॉडल की जो कमियां थी उनको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी जो एक दो टॉपिक रह जाएगा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आज बहुत सारे बोहर के जो मॉडल के हमारे पॉइंट्स थे वो हमारे हो गए। कल हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो एक दो रिमेन रह जाएगा वो और बोहर के मॉडल की कमियां। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग, एक बार समझ नहीं आता तो इसको 2-3 बार देखें और इसके नोट्स को जरूर बनाएं, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल वीडियो भी लेकर के आऊंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सी बार पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल टाइप में। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।